अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लेक्चर नंबर 3 हमने डिस्कस करना है अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो टॉपिक है हमारे पास आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब हमने लेविस स्ट्रक्चर्स आपको सिखाई थी। लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी हम कैसे जो है वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है वो ड्रा कर सकते हैं अपने डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए। अब जो लेविस था ये मतलब फर्स्ट एक साइंटिस्ट था जिसने लेविस थ्योरी दी थी और उसने हमें उस लेविस थ्योरी के मुताबिक जो है वो स्टेबिलिटी के बारे में बताया था कि एटम्स जो है वो कैसे स्टेबल होते हैं। मतलब वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करके जो है वो स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। अब वो ऑक्टेट रूल कैसे कंप्लीट करते हैं? वो ऑक्टेट रूल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करके भी कर सकते हैं। तो ये जो आयनिक बॉन्ड है, अब ये लेविस थ्योरी के मुताबिक आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मतलब एक एटम से दूसरे एटम में जब कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जाते हैं तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ आयनिक बॉन्ड, या फिर जिसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। अब एक एटम जो कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर रहा होता है वो मोस्टली मेटल होता है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होती है। और दूसरा एटम जो कि एक्सेप्ट कर रहा होता है वो नॉन मेटल होता है और उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब अब्जॉर्ब करने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जो दे रहा होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो और जो ले रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो। अब इसकी रीज़न क्या है हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन ये होगी आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की, और दूसरी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटाइंस एंड एनाइंस। ठीक है, ये केटाइंस और एनाइंस के दरमियान जो है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले तो हमने केटाइन की फॉर्मेशन करनी है। अब केटाइन की फॉर्मेशन कैसे करनी है? ये हमारे पास कोई भी एक मेटल एटम है। ठीक है, कोई भी एक मेटल है। ठीक है, और मेटल को क्या होना है कि जब इसने मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देना है तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह ये एक मेटल से जो है वो एक टाइन बन गया। ठीक है, इस दौरान जो एनर्जी जो है हमें देनी पड़ी है तो उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हमें जो मतलब एक एटम था उसको हमने एनर्जी दी, उसने एनर्जी दी तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और जो पीछे बचा हमारे पास वो केटाइन रह गया। अब दूसरा जो स्टेप है दैट इज़ एनाइन फॉर्मेशन। कि जो एनाइन फॉर्मेशन लाइक ये एनाइन फॉर्मेशन कब होगी कि जब कोई नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो उसे जो है वो क्या बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस दौरान एनर्जी जो रिलीज़ होगी उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप में केटाइन की फॉर्मेशन हो गई, एनाइन की फॉर्मेशन हो गई। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि दोनों केटाइन और एनाइन, ये केटाइन है और ये जो है वो एनाइन है, इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होनी है, इस अट्रैक्शन के दौरान अट्रैक्शन होगी और एक क्या बन जाएगा, हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा कोई भी इनकी अट्रैक्शन से, जिसको हम क्रिस्टल भी कह सकते हैं और क्रिस्टलेटिस कह सकते हैं। एक सॉलिड स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेकिन इस दौरान इन दोनों के अट्रैक्शन के दौरान एक एनर्जी रिलीज़ भी होगी जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी या फिर लैटिस इंथैल्पी हम कह सकते हैं जो कि रिलीज़ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब एक एक अच्छा वाला आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब अल्कली जो मेटल्स हों वो अल्कलाइनस मेटल्स के ग्रुप्स की हों, यानी फर्स्ट 2 ग्रुप्स की, और जो हमारे पास नॉन मेटल हो वो हैलोजन का हो, मतलब 7th ग्रुप का। नॉन मेटल जो है वो 7th ग्रुप की हो और जो मेटल्स हैं वो अल्कलाइन मेटल्स मतलब फर्स्ट 2 ग्रुप्स की हों। अब क्योंकि अच्छा आयनिक कंपाउंड तभी बनेगा जब हमारे पास जो मेटल होगी उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी। मतलब उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसी वक्त एक बेस्ट आयनिक कंपाउंड बन सकता है। मतलब वो मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होनी चाहिए, मीन्स कि वो ईजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल ऐसी होनी चाहिए कि जो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफ़ी मतलब हाई हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई हो। मतलब कि वो जो नॉन मेटल है वो जब एक्सेप्ट करे
इलेक्ट्रॉन को तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करे, मतलब हमें एनर्जी जो देनी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो कम हो आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो उसी वक्त एक रासायनिक कंपाउंड बन सकता है। तो लिहाजा फर्स्ट टू ग्रुप्स के मेटल्स के जो ग्रुप हैं और जो हैलोजन्स का जो नॉन मेटल्स हैं इनके दरमियान बहुत अच्छे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है हमारे पास, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो सीज़ियम है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम है, मतलब लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी, मतलब इजीली ये बहुत ही कम एनर्जी इसे हम देनी पड़ती है और ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है, कौन सी मेटल ऐसी है जिसकी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, तो डैट इज़ सीज़ियम। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है, तो डैट इज़ क्लोरीन। क्लोरीन की सबसे मतलब ज़्यादा है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो लिहाजा एक बेस्ट आयनिक कंपाउंड अगर हम कहें तो कैसे किसके दरमियान बनेगा, मतलब हमारे पास अल्कली अल्कलाइन मेटल होना चाहिए और साथ में हैलोजन होना चाहिए लाइक सीज़ियम क्लोराइड, तो एक ये बेस्ट आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट अब लैटिस एनर्जी है हमारे पास। लैटिस एनर्जी हम पहले भी देख चुके हैं कि जब दो आयंस होते हैं व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस आयंस लाइक हमारे पास सोडियम है और साथ में क्लोरीन, 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस दोनों आपस में जब मिलते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होती है 1 मोल ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है 1 मोल सॉलिड बनाने के लिए, NaCl बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोवैलेंसी का। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी को देखने के लिए सबसे पहले आप जो है वैलेंसी को देखें कि वैलेंसी क्या होती है। अब वैलेंसी जो होती है ना ये आपको पता है एटम्स के ऊपर आयंस के ऊपर आपको शो हो रही होती है, तो सिंपली उसे हम वैलेंसी मतलब कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबिलिटी। एक एटम जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए या अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए वो या तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देता है किसी को, या तो एक्सेप्ट करता है मीन्स कि आयनिक बॉन्ड में जैसे होता है, या फिर शेयर कर लेता है लाइक कोवलेंट बॉन्ड में। तो उसे हम कहते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है या कितने शेयर कर रहा है, उसको उसकी हम वैलेंसी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है ना ये एक स्पेसिफिक टर्म है जो कि हम आयनिक कंपाउंड्स की वैलेंसी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब एक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उस वक्त उस एलिमेंट की एनर्जी को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कह देंगे। अगर कोई एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी को हम कोवलेंट वैलेंसी कह देंगे इस तरह। ठीक है, कोवलेंसी कह देंगे, आयनिक के केस में इलेक्ट्रोवैलेंसी कह लेंगे। तो उस एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी डैट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंसी, मीन्स कि वही उस आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए उस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है या कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। ठीक है, या तो किसी को दिए हैं या तो किसी से लिए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। लाइक सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, इसके ऊपर उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है +1, और जो क्लोरीन है वो गेन करता है तो उसकी -1 होती है। तो इस तरह से इन दोनों की अगर हम बात करें कि इन दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारे पास कितनी है, तो जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है डैट इज़ 1, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी 1 आ जाएगी सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि दोनों की सोडियम की और क्लोरीन की। इस तरह मैग्नीशियम क्लोराइड की हम बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड की +2 आ जाएगी, -2 +2 इस तरह इसकी मतलब 2 वैलेंसी आ जाएगी इसकी। हम चार्ज को काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली ये देख रहे हैं कि ऊपर जो है ना ये 1 है तो इसकी मतलब 1 आ जाएगी। अगर 2 है किसी की, मतलब किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, 2 दिए हैं, तो उसकी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोवैलेंसी का। इलेक्ट्रोवैलेंसी बिल्कुल जैसे हम कोवलेंट कंपाउंड्स में मोस्टली हम फॉर्मल चार्ज का डिस्कस करते हैं ना, लाइक लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 2 एटम्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं तो उसमें हर एटम का इंडिविजुअल